हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपका यूनिट 10 का क्लास यहाँ पे चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से टू द पॉइंट हम लोग जा रहे हैं। टू द पॉइंट, टू द टॉपिक हम लोग जा रहे हैं और एक टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कैसे वहां से प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, एक टॉपिक यूनिट 10 आपको इसलिए पहले करा रहा हूँ क्योंकि हमेशा हम लोग यूनिट 10 को ही छोड़ते हैं। क्या? हम लोग हमेशा यूनिट 10 को ही छोड़ते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? तो यूनिट 10 को सबसे पहले कवर कर देते हैं। आपको एक क्वेश्चन डाउट है, वर्ल्ड हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ल्ड हिस्ट्री आता है कि नहीं? तो बेटा हर स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर अलग होता है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, बाकायदा आता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? जुलाई में आपका एग्जाम, इस बात को आपको याद रखना है। तो आज का टॉपिक आपका इसमें संश्लेषण क्या होता है, प्रस्तुति क्या होती है, सिंथेसिस क्या होता है और प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आपको पता है संश्लेषण क्या होगा। भैया हमने जब इतिहास लेखन हम लोग कर रहे हैं, इन शॉर्ट में आपको बता दूं, इतिहास लेखन हम लोग जब कर रहे हैं तो बहुत सारे स्रोतों से हमने जानकारी इकट्ठी की है। बहुत सारे स्रोतों से जानकारी इकट्ठी की है, ठीक है नहीं? उन स्रोतों में जो चीजें अच्छी होगी उनको हम लोग रख लेंगे। यही आपका संश्लेषण है। यही क्या आपका संश्लेषण है, ठीक है ना? कि कम शब्दों में अधिक चीजें बतानी, अधिक जानकारी देनी है, तो टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। यही आपका संश्लेषण, कुछ अलग चीज नहीं है। और प्रस्तुति क्या है? उस संश्लेषण को एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन देना। प्रस्तुति आपकी है, आप सामान्य भाषा में समझ सको। आप क्या सामान्य भाषा में आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं इसमें लिखा क्या है, उसको देखते हैं हम लोग। इसको देखते हैं। तो इतिहास लेखन में संश्लेषण का अर्थ क्या है? विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों, तथ्यों, दृष्टिकोण को एक साथ समन्वित कर इतिहास लिखना। ये बात है। बहुत सारे दृष्टिकोण आपके अलग होते हैं, बहुत सारे स्रोत आपके अलग, तथ्य अलग होते हैं। संश्लेषण का उद्देश्य क्या है? कि इतिहास को उसकी समग्रता और संपूर्णता में समझा और प्रस्तुत किया जाए। इसलिए आपको क्या संश्लेषण महत्वपूर्ण है? क्या है? संश्लेषण आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दे बताऊं कैसे क्या, ठीक है ना? इतिहास को केवल घटनाओं का समूह न मानकर मानव सभ्यता के सतत विकास क्रम के रूप में देखना चाहिए। यही क्या है? संश्लेषणात्मक दृष्टि है। जैसे एक एग्जाम्पल देके मैं आपको संश्लेषण समझाना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि देखो, जैसे मैंने लिया, टॉपिक क्या है मेरा? टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपका टॉपिक है। तो इसमें संश्लेषण क्या होगा? जैसे संश्लेषण क्या होगा? इतिहासकार के पास बहुत सारे स्रोत हैं। इतिहासकार के पास क्या? बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे स्रोत मान लो आप क्या है? जैसे मेरे पास है ब्रिटिश काल की सरकारी रिपोर्टें हैं। क्या? ब्रिटिश काल की कुछ सरकारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। ठीक है भैया, रिपोर्ट्स हैं, ठीक ना? जो कि सैनिक विद्रोह की जानकारी देती है मान लो, ठीक ना? भारतीय राष्ट्रवादी लेखक है हमारे पास, उनके कुछ स्रोत हैं जो उस टाइम पे राष्ट्रवादी लेखन शैली में रहे होंगे। उनके कुछ स्रोत हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहते हैं। देखो, हमारे पास 1857 की क्रांति है, इसका स्वरूप हमें डिकोड करना है कैसा है। हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट, वो क्या बोलती है कि आपका जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, क्या हुआ था? एक सैनिक विद्रोह था। क्या था आपका? सैनिक विद्रोह था। वहीं मेरे पास भारतीय राष्ट्रवादी जो आपके लेखक रहे होंगे उनका रिपोर्ट है। वो लोग क्या बोलते हैं? इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। और क्या है स्रोतों में? कुछ क्षेत्रीय विवरण हैं जो उस समय के जमींदार रहे होंगे, जागीरदार रहे होंगे, उन लोगों ने अपने अपने शब्दों में या अपनी अपनी साहित्य में उसको लिखा होगा, ठीक ना? कुछ क्षेत्रीय विवरण है। तो संश्लेषण क्या होगा? इतिहासकार क्या करेगा? इन सभी स्रोतों से जानकारी लेगा। इतिहासकार क्या? इन सभी स्रोतों से जानकारी लेगा और इन सभी स्रोतों से जानकारी लेकर क्या? इन सभी स्रोतों से जानकारी लेकर क्या करेगा? निष्कर्ष निकालेगा। निष्कर्ष निकालेगा और क्या कहेगा भैया कि 1857 का रिवोल्ट विद्रोह ना तो केवल सैनिक विद्रोह था, ना ही पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था, बल्कि कहते हैं एक बहुआयामी जन आंदोलन था। मतलब कहने का है कि भाई आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं। आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं, इन स्रोतों का प्रयोग करके एक शानदार निष्कर्ष पर पहुंचना, यही आपको क्या है? संश्लेषण है। यही क्या आपका संश्लेषण, सिंथेसिस आपका है। यहाँ पे लिखा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इतिहास के विभिन्न चरणों, घटनाओं और प्रक्रियाओं को अलग अलग ना रखकर उन्हें एक संगत और सतत विकास के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। संश्लेषणात्मक इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है ये। आप देखो, 1857 के रिवॉल्ट की हम बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट कोई अचानक घटना नहीं थी। क्या कोई अचानक घटना नहीं थी? इसके पूर्व में बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह भी हो चुके थे। बहुत सारी असंतोषजनक नीतियां भी आ चुकी थी। बहुत सारे असंतोषजनक कारक थे, जिन इन सबको मिलाकर एक उपजी हुई क्या थी? भावना थी, जो 1857 के रूप में हमें दिखती है। ठीक है ना? ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। आगे लिखा है कि पारंपरिक लेखन और संश्लेषण लेखन में अंतर क्या है? आपका क्या डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड सिंथेटिक राइटिंग? यदि आप इतिहास लेखन में बात करते हैं तो ट्रेडिशनल राइटिंग क्या है आपकी?
ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग कैसे इतिहास को लिखते थे और सिंथेटिक तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं, वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। जब भी ट्रेडिशनल की बात आती है, तो इतिहासकार क्या करता है, जब हम पढ़ते भी आप ऐसे ही हो कि आपने लिया मौर्यकाल, आपने क्या लिया मौर्यकाल, तो मौर्यकाल की राजनीति देख रहे हो, मौर्यकाल के समाज देख रहे हो, मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था देख रहे हो, संस्कृति देख रहे हो, व्यापार देख रहे हो। कहने का मतलब कि पहले इतिहासकार क्या करते थे, किसी एक कालखंड को लेते थे, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू का वर्णन करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, संश्लेषणात्मक दृष्टि के अंतर्गत क्या हो गया कि मानव के संपूर्ण अतीत का अध्ययन किया जाता है। मानव सभ्यता ने किन-किन परिवर्तनों से होकर प्रगति की है, उन बात को इसमें देखा जाता है, उस बात को इसमें देखा जाता है, ठीक है ना? मानव संस्कृति के विकास की बात करें, तो आदिम युग से लेके आधुनिक युग तक की मानव की यात्रा को समग्रता से प्रस्तुत करना केवल संश्लेषणात्मक इतिहास में ही संभव हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो बनेगा, वो क्वेश्चन किससे बनेगा? परंपरागत और संश्लेषणात्मक, जो आपका संश्लेषणात्मक है आपका इतिहास लेखन है, इनकी जो अंतर के बिंदु, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। वहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। और मुझे पता है कि मैंने आपको समझा दिया है, अपनी भाषा में मैंने आपको बता दिया है इन शॉर्ट में, तो आप उसको पढ़ते समय पे यदि अगर रीड कर लेते हो, तो याद भी कर लोगे और एग्ज़ाम हॉल में टिक भी कर सकते हो। घटनाओं के अंतर संबंध की बात करें, तो संश्लेषणात्मक प्रस्तुति प्रस्तुति केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती है, बल्कि उनके अंतर संबंध को भी खोजती है कि किन कारणों से घटना हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। ठीक है? साथ ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के माध्यम से घटनाओं के विकास की व्याख्या करती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ है? तो उसके पीछे वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि हम लोग कारकों को देखते हैं। देखते ही बोलते हैं। ठीक है ना? तो संश्लेषणात्मक इतिहास क्या आपको अतीत की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहाँ पे लिखा है कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? अतीत की एक मुकम्मल और संतुलित तस्वीर प्रस्तुत करना है, जिसमें इतिहास के सभी पहलुओं को एक दूसरे से जोड़कर समझा जा सके। ठीक है ना? ऐसे में अरस्तू भाई साहब बोलते हैं कि अरस्तू बताते हैं संश्लेषण क्या होता है। अरस्तू बताते हैं कि संश्लेषण क्या होता है। यार वहाँ अरस्तू बोलते हैं कि जो संश्लेषण है ना, अरस्तू ने ज्ञान को, इतिहास को क्या आदर्श और कारणों, आदर्श और व्यवहार के बीच समन्वय, सॉरी यहाँ पे सुनना, अरस्तू बोलते हैं कि आपको इतिहास लेखन के समय समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपको आदर्श क्या स्थिति है और व्यवहार स्थिति क्या है, इसके बीच आपको अंतर स्पष्ट करना चाहिए। क्या एक व्यक्ति हमेशा एक सा हो सकता है? नहीं हो सकता है। समय और सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। समय और सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। और इन्होंने क्या बताया, समन्वयवादी दृष्टिकोण यदि इतिहास लेखन में रखना है, उन्होंने 4 कारक बताए हैं। क्या? उन्होंने जो कारण बताए हैं कि 4 कारणों को, अरस्तू ने क्या ज्ञान को तर्क और कारणों के आधार पर डिवाइड किया है, याद रखना। अरस्तू क्या बोलते हैं? अरस्तू बोलते हैं कि इतिहास लेखन में आदर्श और व्यवहार के बीच समन्वय रखना चाहिए, अर्थात इतिहासकार को समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अर्थात क्या बोलते हैं? ज्ञान को तर्क और कारणों के आधार पर ध्यान रखना चाहिए। क्या? ज्ञान को तर्क और कारणों के आधार पर के माध्यम से समझने पर बल देना चाहिए। तर्क, जो भी अपना इतिहास है ना, इतिहास में कोई घटना हुई है, तो उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? किस कारण से हुई है, किस कारण से हुई है, किस तर्क से हम उस घटना को सत्य कर सकते हैं, उस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो जब भी ज्ञान की बात आती है अरस्तू के लिए, तो अरस्तू क्या बोलते हैं कि नॉलेज की जब भी बात करेंगे हम लोग, तो नॉलेज थ्रू कैसे आपको लॉजिक और किससे आना चाहिए? कॉजेशन, आपके कारणों से आना चाहिए, कॉजेशन से। फिर आपके कारण पता चलना चाहिए, किन कारणों से ऐसा हुआ है और तर्क क्या है जो उनको सही कर रहा हूँ। कौन से तर्क आपको बता रहे हैं कि वो चीज़ सही है, आपके कारण सही है। ठीक है ना? और इस मामले में जो बात आती है ना, तो कारण को 4 भाग में, कितने 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। अरस्तु इसको कारण को क्या 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन-कौन से कारण आपके? नंबर 1 भौतिक कारक, क्या? भौतिक कारक आपके सामने है, भौतिक कारण। नंबर 2 औपचारिक कारण है, औपचारिक कारण भी है। नंबर 3 आपका क्रियात्मक कारण भी है, क्रियात्मक कारण भी है और नंबर 4 आपके अंतिम कारण। अंतिम कारण अर्थात अरस्तू क्या बोलता है कि जब भी आप बात करेंगे कारण, भौतिक कारण कौन से, सामाजिक कौन से, आर्थिक कौन से, इन कारणों को समझें। क्रिया, कैसी क्रिया वहां पर हो रही है, उनको हम समझेंगे, ठीक ना? तो अरस्तू को कहने का मतलब है कि भैया इतिहास का लेखन जब भी करेंगे हम लोग, समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे, आदर्श और व्यवहार में समन्वय रखेंगे। साथ ही साथ जब भी इतिहास में ज्ञान की बात करेंगे, इतिहास को जानने की बात करेंगे, तो तर्क और कारणों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करेंगे। क्या? तर्क और कारणों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करेंगे। कारणों को 4 भाग होता है, भौतिक कारण, औपचारिक कारण, क्रियात्मक कारण और अंतिम कारण। कभी आपसे पेपर में पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बट आपको इतिहास लिखना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है ना?
और इसमें क्या इन सभी को मिलाकर क्या की जाती है, पूर्ण व्याख्या की जाती है, निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी को अरस्तु के अनुसार क्या बोलते हैं, संश्लेषणात्मक इतिहास बोलते हैं। जैसे अरस्तु एग्जाम्पल देते हैं, अरस्तु का एग्जाम्पल देते हैं कि मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। क्या अरस्तु बोलते हैं कि इतिहास में जो केवल घटनाएं होती हैं, उनको सिर्फ घटनाओं को नहीं गिनना चाहिए। अरस्तु बोलते हैं कि इतिहास में घटनाएं होती हैं, घटनाओं को नहीं गिननी चाहिए, उनके पीछे कारणों को और उद्देश्य को समझना चाहिए। क्या कारणों और उद्देश्य को समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल देते हैं भाई साहब किसका, मौर्य साम्राज्य का। किसका एग्जाम्पल देते हैं भाई साहब, मौर्य साम्राज्य का एग्जाम्पल देते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन का। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, क्या कि जैसे मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करें तो तथ्य क्या बोलते हैं, तथ्य बोलते हैं कि अशोक के बाद के जो शासक हुए हैं, फैक्ट क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं कि अशोक के बाद के जो शासक हुए वो क्या हुए, कमजोर हुए हैं। अशोक के बाद के शासक क्या हुए, कमजोर हुए हैं। साथ में प्रांतीय विद्रोह भी हुए हैं। ये फैक्ट है जो बताते हैं कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। यदि बात करें संश्लेषणात्मक इतिहास की बात करें तो उसमें भौतिक कारक भी हम देख सकते हैं कि भौतिक कारक क्या था, भैया विशाल साम्राज्य था और विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए कोई उत्तरदायी शासक नहीं रहा, तो विशाल साम्राज्य आपका हो गया। एक विशाल साम्राज्य जो ना भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण रहा। क्रियात्मक कारण में बात करें हम लोग, क्रियात्मक तो कमजोर प्रशासन प्रणाली थी जो कि आपके मौर्य साम्राज्य के पतन में योगदान देती है। बात करें अंतिम कारण में केंद्रीय सत्ता अक्षम थी। क्या थी, केंद्रीय सत्ता अक्षम थी, वही उत्तराधिकारी कमजोर थे, केंद्रीय सत्ता अक्षम थी, ठीक ना। तो मौर्य साम्राज्य का कारण बहु कारणीय विक्रिया, ना कि एकल घटना। तो ऐसे एग्जाम्पल लेके हम क्या समझ सकते हैं, अरस्तु के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है कि इतिहास में श्लेष और प्रस्तुति का तात्पर्य है कि इतिहासकार, अभी प्रस्तुति पढ़ेंगे क्या होता है प्रस्तुति, कि इतिहासकार अतीत के विविध स्रोतों, विचारों, घटनाओं को एक समग्र, सुसंगत और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करे, ठीक है ना। इस पद्धति में इतिहास न केवल तथ्यों का संग्रह बनता है बल्कि मानव विकास का जीवन चित्र भी बनता है। बिकम नॉट मेरली अ कलेक्शन ऑफ द फैक्ट बट लिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंग्लिश में साथ में लिखा हुआ है तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप इंग्लिश में पढ़ते जाएंगे साथ में, ठीक है। आप हाई क्लास इंग्लिश के नहीं हो, आपको प्रॉपर इंग्लिश में सुनना पड़े, इंग्लिश में पढ़ना पड़े। हाँ, बट कुछ वर्ड्स में इंग्लिश में यूज कर लिया करूंगा जिससे आपको दिक्कत ना आए। चलिए ठीक है ना। तो इतिहास में आई थिंक प्रस्तुति तो इसमें छोड़ ही दी मैंने, आपको प्रस्तुति नहीं बताई ना क्या होती है, तो प्रस्तुति समझ लो क्या होती है, लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है छोड़ दो। यहाँ पे देखो प्रस्तुति क्या होती है। यदि प्रस्तुति की मैं बात करूँ तो मैंने क्या देखा, अभी संश्लेषण देखा, क्या देखा, चलो आगे बढ़े हम लोग। मैं आपको संश्लेषण होता है क्या होता है, प्रस्तुति क्या होता है। प्रस्तुति क्या होता है, जो हमने इतिहास में निष्कर्ष निकाला है, जो हमने अध्ययन किया है, उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना, एक क्रम से प्रस्तुत करना। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो आपको बेढंग से किताब नहीं मिलती, आप इसी को देख लो। अगर आप किसी टॉपिक को देख रहे होगे तो आपको पहले इंट्रोडक्शन मिल रहा है, क्या आपको परिचय मिल रहा है, भूमिका मिल रही है, ठीक ना। उसके एक टॉप उद्देश्य मिल रहा है, अर्थ देखो इस टॉपिक को देखे थे हम लोग, तब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक ना। इनमें अंतर क्या है पुराने नए में, ठीक ना। इसका विकास कैसे हो रहा है, अंतर संबंध कैसे हो रहा है, ठीक ना। तस्वीर कैसे प्रस्तुत करता है, मतलब विशेषताएं पढ़ी हमने। दृष्टिकोण को देखिए, साहित्यकारों का दृष्टिकोण क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो देखा। तो प्रस्तुति भी आपकी यही चीज है कि इतिहास लेखन में आप जो संश्लेषण करते हैं, इतिहास लेखन में आप जो भूमिका बनाई है, उसको स्पष्ट, क्रमबद्ध और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करना। क्या, अपने संश्लेषित निष्कर्षों को क्या, स्पष्ट शब्दों को लिखना, स्पष्ट, क्रमबद्ध व तार्किक और प्रभावी रूप से, तार्किक और प्रभावी रूप से क्या करना, प्रस्तुत करना। क्या है आपकी प्रस्तुति है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन रेफर टू सिंथेटिक, क्या, सेमेटिक्स, क्लियर एंड लॉजिकल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री कंक्लूजन्स, ठीक है ना। इसकी भूमिका क्या है, अभी देखो आप जब प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो आपको पाठक, जो अपना रीडर होगा, जो आपको पढ़ने वाला होगा, वो विषय को अच्छे से समझ पाएगा। भूमिका की बात करें, महत्व की बात करें, विषय को अच्छे से समझ पाएगा। तर्कों का क्रमबद्ध ज्ञान उसको हो पाएगा, तर्क क्रमबद्ध मिलेंगे और साक्ष्यों का सही से प्रयोग होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं बात करूं 1857 के विद्रोह की बात करूं, तो मैं एक एग्जाम्पल समझाते हैं प्रस्तुति में। 1857 के विद्रोह की बात करूं, शुरुआत कहाँ से करूंगा, मैं भूमिका से करूंगा, इसकी कहाँ से, इंट्रोडक्शन से कर दूंगा, भूमिका से कर दूंगा, फिर इसके कारण बता दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या भूमिका रही वो बता दूंगा आपके लिए, विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या किसकी भूमिका रही वो बता दूंगा, और परिणाम क्या रहे वो आपको बता दूंगा, और निष्कर्ष क्या रहा वो आपको बता दूंगा। एक क्रम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक क्रम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और प्रेजेंटेशन से आपको क्वेश्चन बाकायदा पूछे जाते हैं मेंस में, सॉरी
एग्जाम में कि प्रस्तुति के चरण क्या होते हैं, कैसे आप प्रस्तुत करेंगे। बाकायदा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? ठीक है ना? ये 2 टॉपिक आपको मैंने यहाँ पे करा दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, ये बहुत शानदार टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक इसको मैं मानता हूँ बेटा। क्यों मानता हूँ? क्योंकि इतिहास को आपको समझ में आता है कि इतिहास कौन-सा विज्ञान है? इतिहास विज्ञान है। इतिहास में अर्थव्यवस्था का काम कैसे किया जाता है? इतिहास में राज्य व्यवस्था कैसे काम आती है? इतिहास में भूगोल कैसे काम आता है? एक बहुत शानदार टॉपिक आपका है और लंबी क्लासेस में जाएगी आपके लिए। तो याद रखना इस क्लास को बहुत अच्छे से करना। इस क्लास को बहुत अच्छे से करना, ठीक है ना? वैसे तो क्लास का टॉपिक यहाँ खत्म होता है, बट मैं लंबा लूँगा इस क्लास को। बहुत लंबा टॉपिक इसमें जाएगा आपका। यार ना बहुत लंबा जाएगा इसमें। देखो सहायक विज्ञान, राजनीति विज्ञान कैसे आ रहा है, ठीक है ना? बहुत लंबा जाने वाला है। धर्मशास्त्र कैसे आ रहा है, ठीक है ना? समाजशास्त्र कैसे आ रहा है, तो बहुत लंबा जाएगा आपका और इसमें बहुत सारे मत आपके वो आपके जाएँगे। तो मैं कहूँगा इसको छोड़ना मत क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ये टॉपिक आपके लिए वो शानदार रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अभी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। यदि आप क्लास देख रहे हो तो कमेंट करो। कभी भी क्लास देख रहे हो कमेंट करके जाओ। कमेंट करो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यदि मैं दे रहा हूँ और इतनी अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? तो क्यों परेशान होना? जब आपको सब कुछ मिल ही रहा है तो क्यों परेशान होना? एक जगह पे आपको मिलेगा और इतनी स्पीड में आपको मिलेगा कि आप यदि रेगुलर फॉलो करते हो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना? चलो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।